Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. तो वॉइस वगैरह चेक कीजिए, सब सही आ रहा है. और क्या ये वही मास्टर है जिसको तुमने पहले अच्छे से दिख रहा है? मास्टर मास्टर देखे है ना रंजीत? हाँ, वही हूँ मैं जिसको तुमने देखा है. आ जाओ भाई फटाफट से. जो रांची में देख लिए. ओह, ठीक है सब. बात कह रही कि वॉइस का थोड़ा इशू है. मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए. आई थिंक फिर भी कोई है तो बताइए आप. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. साउंड नहीं है? थोड़ा वॉइस का इशू है ऐसा? एकदम 100% चाहिए ऐसा? परफेक्शन? ठीक है अभी. क्लियर. क्लियर. परफेक्ट. ओके. अब पॉकेट में रख देता हूं मैं इसको, फिर पूछूंगा आपसे. ठीक है ना? फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है अभी. अच्छा, यहां से स्मार्ट लग रहे हैं. अच्छा, वो गाना याद होगा ना, ये मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन. तो राजस्थान आ गया ना बेटा, इसलिए. हवाई निराली है बेटा. आओ कभी तो पता चलेगा, है ना? हाँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. लिसन वेरी केयरफुली गाइज. तो आप लोगों का बेसिक इंजीनियरिंग हम लोग कवर करेंगे. ठीक है? विच सब्जेक्ट? बेसिक इंजीनियरिंग. ठीक है? तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हमारा ये. ठीक है ना? और पर्टिकुलरली बेसिक इंजीनियरिंग में आप सभी ब्रांचेस के यहाँ पर इंक्लूडेड स्टूडेंट्स हैं. ईएमसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल. ठीक है? अब सबके लिए कॉमन सिलेबस है आप लोगों का बेसिक इंजीनियरिंग का. ठीक है ना? तो बेसिक इंजीनियरिंग में आप लोगों की तीनों ब्रांचेस, जैसे कि आप सबको पता है, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है और सिविल भी है. थोड़ा सा मैं ब्रीफली आप लोगों को एक बार बता रहा हूं. तो हम लोग, मैं जो हूं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल का एक पर्टिकुलर छोटा सा सिलेबस आप लोगों का कवर करूंगा. इलेक्ट्रिकल में ओवरऑल देखे जाए तो 12-13 टॉपिक दे रखे हैं जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस में. उसमें से करीब 5 टॉपिक मैं कवर करूंगा. आप लोगों ने बेसिक इंजीनियरिंग में देखा होगा, इलेक्ट्रिकल का एक पैरा बना हुआ है. उस पैरा में से 5 टॉपिक मैंने कवर करना है, जिसमें एक मैं कवर करूंगा आप लोगों का ट्रांसमिशन. ठीक है ना? आप लोगों को अगर आपके पास सिलेबस हो तो आप खोल के देख सकते हैं, और आपको देखना भी चाहिए आपको कि क्या क्या चीजें कवर होती जा रही है ना? तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सिलेबस में आपके पास एक वर्ड है ट्रांसमिशन, ये मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा. दूसरा गाइज मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ड मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा. दूसरा है गाइज, तीसरा है हमारे पास जनरेशन, तो ये भी मैंने ही कवर करवाना आप लोगों को गाइज. ठीक है? तीसरा है कौन? जनरेशन. चौथा गाइज आप लोगों को आपके सिलेबस में मिलेगा यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी मैंने ही करवाना है. ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है जनरल इंजीनियरिंग के. तो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा
ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर, जो भी लिखा हुआ होगा, दैट्स ओके। और गाइस पांचवा टॉपिक आप लोगों का उसी में देखना, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये तो मैकेनिकल सिविल वाले भी पढ़ते हैं, बट वो एस्टिमेशन कॉस्टिंग दूसरे वे में पढ़ते हैं, हम लोग दूसरे वे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल के वे में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, ये वर्ड आप लोगों को आपके इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में दिखेंगे। तो ये टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा गाइस। सर जनरल इंजीनियरिंग के पेपर में इसका वेटेज कितना रहेगा? तो आप सबको पता है जनरल इंजीनियरिंग टोटल 80 मार्क्स का है, या 80 क्वेश्चंस बोल देता हूं, क्योंकि 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन है, तो 240 नंबर बेसिक इंजीनियरिंग के है। हर क्वेश्चन 3 नंबर का आपको पता होगा, और 1 नंबर आप लोगों का माइनस का है। ठीक है ना, क्लियर? और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और ये सारे है ना, तो इसमें जो आपका 80 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें तीनों ब्रांच में आप अगर डिवाइड करें तो आई थिंक लगभग 26 क्वेश्चन कर देते हैं, है ना। तो मैंने 26 क्वेश्चन मान लिए, तो डबल ई यानी इलेक्ट्रिकल, एमई यानी मैकेनिकल, और सीई यानी सिविल इंजीनियरिंग। तो तीनों ब्रांच में काउंट करूं तो गाइज इसमें लगभग 26 क्वेश्चन आप लोगों को इलेक्ट्रिकल के मिलेंगे, मैकेनिकल के भी लगभग 26 क्वेश्चन, और सिविल के भी लगभग कितने क्वेश्चन गाइज? 26 क्वेश्चन। एक एवरेज लेकर चल रहा हूं मैं, ठीक है। अब अपनी अपनी ब्रांच का तो हटा ही दें, ठीक है ना, तो आप अपनी ब्रांच के तो हटा ही दो क्वेश्चन। तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट सिविल के, वैकेंसी भी सिविल की ज्यादा है, तो चलो सिविल को वेटेज में लेकर चलते हैं। तो मान लो सिविल वालों को अपना सब्जेक्ट तो पढ़ना ही नहीं है, और इलेक्ट्रिकल का है तो उसको इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ना है, या मैकेनिकल मतलब पढ़ना तो है, शॉर्ट वे में पढ़ेगा, उसको आती है सब चीजें। मेन तो है दूसरी 2 ब्रांचें पढ़ना। तो जैसे सिविल वाले के लिए ये 2 सबसे बड़े टारगेट है, ठीक है ना। क्या हुआ राहुल भाई? फुल जोश में क्लास चल रही थी, अभी कुछ कमी लग रही है। हाँ, तुम यही चीजें देखते रहो, है ना। हाँ, यहां पर भी डांस करें भाई, यहां तुम नहीं हो, यहां सामने एक रेड कलर की लाइट है जिसमें देख के पढ़ा रहा हूं, तो उसमें भी मजे ले हैं, मजे लेने आए हो तुम क्लास में, है राहुल? क्यों नालायक? देखो इधर, तो 2 ब्रांचेस अदर ब्रांचेस को कवर करना आपका सबसे मेन मोटिवेशन है। अपनी ब्रांच का तो हो ही जाएगा। जैसे सिविल वालों की बात करूं तो उनको ये 2 सबसे बड़े टारगेट फुलफिल करने हैं। 26 + 26 यानी 52 क्वेश्चन, और 52 × 3 कर लो आप, तो कितना हो गया? 156 नंबर हो रहे हैं शायद से लगभग। तो ये नंबर आप लोगों को लेकर आने हैं। तो 2 ब्रांच के हिसाब से 52 क्वेश्चन, और 52 क्वेश्चन के 3 नंबर, तो लगभग 156 नंबर का खेल है सारा। सबसे तगड़ी बात ये पता चली कि जनरल इंजीनियरिंग क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों ने पता किया भाई और कौन कहाँ क्या पढ़ा रहा है, एक बार पता तो करो। तो ये देखा गया गाइस, जिनको ज्वाइन करना था उन लोगों ने ज्वाइन किया है, और जिन लोगों को करना ही नहीं है वो सोच रहे हैं कि ये वाला पार्ट छोड़ देंगे हम। और आपको याद है 156 नंबर छोड़ने की चीज होती नहीं है। मान लो अगर ये सिर्फ 15 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर की बात होती तो आदमी एक बार सोचे, 156 बहुत बड़ा वेटेज है। तो हम लोगों ने जितना पता किया है, तो आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग हो एक तो बस करीब होंगे, आप लोगों में 200-250 बच्चे होंगे, ये 200-250 आप तैयारी कर रहे हो बस, सारी ब्रांच मिलाकर, ईएमसी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से जो जनरल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। बाकी बाहर कहीं कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा, कहीं कोई पढ़ा भी नहीं रहा है, क्योंकि सारी ब्रांच कवर करना पॉसिबल नहीं है, और कोई पढ़ भी नहीं रहा है। तो कंपटीशन आपका दूसरे लोगों से नहीं है, वो लोग तो ये चीज छोड़ चुके हैं। तो आप लोगों को इस चीज में 156 नंबर ये जो एक्स्ट्रा दूसरी ब्रांचों के हैं, अपनी ब्रांच का तो बंदा हर कोई करेगा, इस 156 में से आपको ये मान के चलो कि 120+ तो कमाना है मिनिमम। कितना कमाना है? 120+, और 120 नंबर का जो मार्जिन आएगा ना कम से कम, वो हो मजा आ जाएगा, समझ रहे हो, एकदम बेहतरीन वाला हो जाएगा। बिल्कुल अभी मैं बताता हूँ बेटा, है ना, पावर सिस्टम है कि क्या है ना। तो 156 नंबर का है सारा खेल। तो ये खेल आपको 120-130 नंबर तक मिनिमम लेके जाना है, समझ रहे हो। तो इसमें खेलना है हम लोगों को, जो खेलना है। अब इसमें मैं डबल ई के सिलेबस पे बात कर रहा हूं गाइज, ये भी आपको 50 घंटे में कंप्लीट करना है। 50-50 और एक और ब्रांच ऐड होगी तो 50, 150 घंटे का आपका जनरल इंजीनियरिंग, 50-50 100 घंटे के अंदर ही 156 नंबर का खेल है। अब गाइज आप तैयार करवा, हर चीज
उसका कारण नहीं बता सकते, आपको भी याद है, हर चीज़ की डिटेल नहीं बता सकते। इंजीनियरिंग है, जनरल तरीके से पढ़ेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। तो जनरल जनरल बातों की एक जो 26 क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिकल, तो इसमें मैं बता दूं, पावर सिस्टम, इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो किस नाम से जानते हैं, इन सभी टॉपिक्स को पावर सिस्टम के नाम से। जैसे होता है ना सिविल में सॉइल होती है, सर्वे होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सब होता है, वैसे इसमें भी ये होता है। क्या साउंड का इशू आ रहा है, क्या हो गया इसको, सब ठीक तो है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके। तो सारा इशू जो है आप लोगों का, ये सब्जेक्ट बता रहा था मैं, सब्जेक्ट आप लोगों का कौन सा है गाइस, तो पावर सिस्टम आप लोगों का रहेगा, ठीक है ना। तो पावर सिस्टम सब्जेक्ट है ये आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें सारे टॉपिक कवर होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इसमें ये 26 क्वेश्चन जो आपके डबल के आएंगे जनरल इंजीनियरिंग के पेपर में, इसमें से इन टॉपिक से जो मैं कवर करवा रहा हूं, इनसे लगभग कितने क्वेश्चन बैठेंगे। तो गाइस ये मान के चलिए कि 26 में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मान लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। तो ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा करीब 20 घंटे का टॉपिक है सारे, है ना, 20-22 घंटे जो पढ़ाऊंगा, उन 20 घंटों के आसपास में आप लोगों को ये 8 से 10 क्वेश्चन में आप लोगों को दिलवाऊंगा, ठीक है। यानी कि 156 में से 156 में से लगभग 30 नंबर मेरी तरफ से मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। बाकी फिर अदर जो टॉपिक्स है उनके लिए अदर फैकल्टीज हैं ही, कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो सब प्लांट इंजीनियरिंग इसी को बोलते हैं ना, प्लांट इंजीनियरिंग, ये कौन सी इंजीनियरिंग है बेटा, प्लांट नहीं सुना ना, पावर प्लांट जरूर सुना है। तो ये 8 से 10 क्वेश्चन का है, ये पूरा कितने वेटेज का है, 8 से 10 क्वेश्चन का, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूं, आप लोगों को लिखना नहीं है, देखो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, एक पीडीएफ तैयार हो जाएगी, उस पीडीएफ की जेरोक्स निकलवा लेना, वही आपके नोट्स हैं। अदरवाइज सीधा कोई पीडीएफ से पढ़ना चाहे तो पीडीएफ से पढ़ो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं हम लोग कि पहले मैंने लिखा फिर तुम लोगों को बोलो लो बेटा लिख लो, अब नहीं, वैसे भी बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, तो जिसको लिखना हो साथ के साथ लिख लेना, बाकी स्क्रीनशॉट सबका दिलवाऊंगा, है ना। स्क्रीनशॉट लो, चाहो तो पीडीएफ बन जाएगी पूरी की पूरी स्क्रीनशॉट से, ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ट्रांसमिशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट टेकन, DN लिख लेना, डन, क्लियर गाइज, क्लियर। बेटा ग्रुप बहुत सारे हैं सौरभ, आपको लगता है कि आपके ही बेटा जाने कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन में तो बेटा तो पीडीएफ कहाँ कहाँ देंगे, पॉसिबल नहीं है ना। ये आपके पास है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, स्क्रीनशॉट दिलवा रहे हैं आपको एज इट इज इसी चक्कर में, ठीक है ना। आप लोग जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी हमारी तरफ से कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा हो पाएगा तो दिलवाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए चलिए शुरू करें। लैपटॉप में चल रहा है तो बेटा लैपटॉप में भी तो स्क्रीनशॉट आता है ना, लैपटॉप में भी आता है बेटा, ठीक है दिव्यांशु। देखो तो गाइज आज हम लोग हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम लोग गाइज सबसे पहले पावर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन। गाइज ट्रांसमिशन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के पावर सिस्टम का, यानी जो भी मैंने अपने खुद के कितने टॉपिक लिखे हैं, 5 टॉपिक, इन पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन, तो वहीं से स्टार्ट किया हम लोगों ने। गाइज ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब है हमें पावर को ट्रांसमिट करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो आप लोगों ने बाहर देखी होगी ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह, ठीक है ना, देखे होंगे ना पोल, या आप उन्हें टावर जो भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ता है, पोल और टावर को कंबाइंडली नाम सपोर्ट कहते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन को, लाइनों को सपोर्ट दे उसको हम लोग टावर या पोल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। छोटी लाइनें हैं तो पोल कहेंगे, और बड़ी हाई वोल्टेज की लाइन है तो उसे टावर के थ्रू हम लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो गाइज ट्रांसमिशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो आप बाहर वायर वगैरह देखते हो जिनसे लाइटें जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो गाइज ध्यान से सुनना। मान लो बोकारो में एक पावर प्लांट है, कहाँ, बोकारो में, ये बोकारो है। बोकारो में पावर प्लांट में पावर का किया गया जनरेशन,
क्या किया? जनरेशन। जी का मतलब बोकारो में पावर का हुआ जनरेशन। अब यहां पावर जनरेट करने के बाद हम लोगों ने, ये बस होती है बेटा, है ना सर, ये क्यों बनाते हैं? ये बस इसलिए बनाते हैं क्या, ताकि आपको जो भी कनेक्ट करने हो वो इसी के साथ कनेक्ट होंगे। जैसे मैंने एक जनरेटर कनेक्ट कर रखा है इस बस पर, आप चाहो तो और लगा दो, तो ये बस पूरी लंबी बस बन सकती है। इसके साथ सब ऐसे लगते हैं पैरेलल में, ये एक जनरेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से लगते हैं। तो ये जनरेटर लगा हुआ है और ये हमारी बस है। ये लाइन, इसको बस कहते हैं। अब बताओ नॉर्मली बस जो होती है उसमें होता क्या है? सारे बंदे किस में बैठे होते हैं? एक सीट यहाँ, फिर दूसरी सीट यहाँ, फिर तीसरी सीट यहाँ, फिर चौथी सीट यहाँ। गाइस इनको हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल। और एक ही सीट पर तीन बंदे बैठे हुए हैं, तो वो बैठे हुए हैं सीरीज में। किस में बैठे हुए हैं गाइस? सीरीज में। तुम बंदों को नहीं, सीटों को देखते हैं, सीट्स को। तो खाली बस है, खाली बस में सीटें किस में होती हैं? जितनी भी सीट्स हैं वो किस में होती हैं? पैरेलल में। एक सीट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। बस का काम क्या होता है? सबको सीक्वेंस में बिठाना और एक जगह से कहां लेकर जाना? दूसरी जगह लेकर जाना। यानी कि बसेज ही हैं जो आप लोगों के सभी को बिठाएगी, जनरेटर को बिठाएगी। पावर सिस्टम में भी बसेज होती हैं, लेकिन ये सवारी वाली बस नहीं है। ये सवारी नहीं बिठाती, ये बिठाती है जनरेटर, मोटर, ट्रांसमिशन लाइन, इन सबको बिठाती है। तो ये सारे जनरेटर को बिठाने वाली बस है। इस बस के थ्रू हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो इस बस को हम आगे जाके कनेक्ट कर देते हैं ट्रांसमिशन लाइन से। टीआर लाइन का मतलब कौन सी लाइन है? ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोगों ने गाइस पावर भेजी। किसको भेजी हम लोगों ने? तो गाइस यहाँ हमारे पास लोड है। लोड का मतलब होता है गाइस कंज्यूमर। सर पावर को जनरेट किया बोकारो में, गाइस पावर को बोकारो में जनरेट किया पावर प्लांट में, और जनरेट करके वो पावर मैंने बोकारो से भेजी रांची। अब बताओ बोकारो से रांची तक पावर को ले जाने का काम कौन करेगा? ट्रांसमिशन लाइन। कौन करेगी? ट्रांसमिशन लाइन। तो बताओ ये तो हो गया हमारा जनरेशन, ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन। अब बताओ हम कहाँ आ गए? बोकारो से पावर जनरेट करके सर रांची ले आए। अब रांची में गाइज जितनी भी रांची शहर के अंदर जितने भी कॉलोनीज हैं उन सब तक पावर को ले जाना है, तो उसके लिए यहाँ इस तरफ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पावर का। क्या करते हैं गाइज? डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइज बताओ कितने पार्ट हो गए? वही जो आज मैंने बताया, देखो आपके ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन। तो ऊपर के 3 टॉपिक में आपको यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहले पावर को जनरेट किया बोकारो में, फिर उसे ट्रांसमिट कर दिया ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। कहाँ भेजा सर ट्रांसमिट करके? रांची भेज दिया। अब रांची के एक एक घर में ये कौन है? ये लोड है। लोड का मतलब अलग अलग घरों में, जैसे हमारे घर में लगे हुए हैं ना, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, टीवी है, इन सबको लोड कहते हैं। ये सबको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, इसीलिए तो आप स्विच दबाते हो फैन ऑन हो जाता है, स्विच दबाते हो लाइट ऑन हो जाती है। तो हम लोगों ने स्विच ऑन करके इनको कौन सी पावर दी? इलेक्ट्रिकल पावर दी है हम लोगों ने इनको। तो बताओ इलेक्ट्रिकल पावर देने के लिए कहीं पर जनरेट करनी पड़ेगी, तो हमने बोकारो में जनरेट की, रांची में लेकर आए और सभी घरों में उस इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब गैस जितने भी घर होते हैं ना, या जितने भी लोड होते हैं, कंज्यूमर या क्या कहते हैं इसको, लोड, ध्यान रखना सभी लोड पैरेलल में लगे होते हैं। सीरीज और पैरेलल तो आप लोगों ने पढ़े होंगे अपने स्कूल टाइम पर। सीरीज का मतलब एक के बाद एक, और पैरेलल का मतलब डिश डिश डिश, पढ़े होंगे ना सीरीज और पैरेलल। तो सारे लोड ध्यान रखना पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज में करंट। करंट का मतलब ये देखो, मान लो एक रजिस्टर यहाँ बना हुआ है, रजिस्टर तो सबने पढ़ा होता है। बताओ ये दोनों रजिस्टर किस में कनेक्ट है गाइस? सीरीज में। बताओ जो करंट इसमें जाएगी वही करंट आगे वाले में जाएगी, वही करंट बाहर निकलेगी। बताओ सीरीज में क्या सेम रहती है? करंट सेम रहती है, बट वोल्टेज अलग अलग होगा। इसके अक्रॉस एक वोल्टेज आएगा V1। वोल्टेज गाइस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। करंट फ्लो होती है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ, इसमें भी फ्लो होगी तो प्लस से माइनस की तरफ। ये है V2 वोल्टेज। तो गाइस बताओ दोनों वोल्टेज अलग अलग है कि सेम सेम? अलग अलग है। ये इसके अक्रॉस है, ये इसके अक्रॉस है। तो सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं रहता। आप तो सिर्फ इतना याद रखो, सीरीज में क्या सेम रहती है? करंट। और पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन ऐसा होता है गाइज, ये हमारा एक रजिस्टर यहाँ लगा दिया हमने और एक रजिस्टर हमने यहाँ लगा दिया। अब गाइज ये दोनों
रजिस्टर इस वक्त पैरेलल में। बताओ दोनों के अक्रॉस मान लो यहाँ प्लस या माइनस मैंने वोल्टेज भी दिया, तो बताओ दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। यही R1 के अक्रॉस है, यही R2 के अक्रॉस है, तो पैरेलल में क्या रहता है? सेम वोल्टेज। बट करंट की बात करूं तो इसमें अलग करंट जाएगी I1, इसमें अलग जाएगी I2, अलग अलग करंट है। वोल्टेज सेम है। कौन सेम है? वोल्टेज। वोल्टेज तो पैरेलल में कौन सेम रहता है? वोल्टेज। तो गाइस बताओ सारे के सारे घर किसमें लगाए जाते हैं, या जितने भी लोड हैं वो किसमें कनेक्ट होते हैं? पैरेलल में। सर क्यों? क्योंकि पैरेलल में रखने का एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि क्या सेम रखना है? वोल्टेज। अगर सीरीज में रखते हैं तो करंट सेम रखना हमारा मोटो होता, लेकिन जब पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा मोटो, हमारा उद्देश्य है किसको सेम रखना? वोल्टेज को। तो गाइस ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, लोड साइड में वोल्टेज को कांस्टेंट, वोल्टेज को सेम रखने का हमेशा हमारा मेन मोटो होता है। हम सभी के घरों में अलग अलग वोल्टेज आता है कि सेम आता है? सबके घरों में सेम वोल्टेज आता है। कितना आता है? तो सिंगल फेज कंज्यूमर के घर पर, कौन सा कंज्यूमर है गाइज? सिंगल फेज, फेज कहते हैं इसे, शॉर्ट में नहीं, मैं पूरा लिख देता हूं। सिंगल फेज कंज्यूमर। सिंगल फेज कंज्यूमर कौन होता है? जो छोटे कंज्यूमर होते हैं, जिनके यहाँ ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर अलग होता है, कॉमर्शियल अलग होता है, दुकानें वगैरह के लिए उस दुकान में 10 AC लगाए हुए हैं, तो वो अलग है। कोचिंग अलग है, कोचिंग कॉमर्शियल में आ जाती है। तो गाइस जो सिंगल फेज कंज्यूमर है उसके घर पर आता है 230 वोल्ट। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है गाइस। ये सर ऐसे लिखाओगे क्या? ऐसे नहीं, सीक्वेंस वाइज लिखाऊंगा। अभी जैसे जैसे बातें चल रही है बोल रहा हूँ, फिर सीक्वेंस वाइज लिखूंगा। तो बताओ सिंगल फेज कंज्यूमर के घर पर कितना वोल्टेज आता है? 230 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा चलते हैं। और सर जो 3 फेज कंज्यूमर है, 3 फेज का मतलब होता है बड़ा कंज्यूमर। कौन सा? बड़ा वाला। से इसके घर पे कितना वोल्टेज आता है? तो 3 फेज कंज्यूमर के घर पर ध्यान रखना, वो उस गाना तो सुना ही होगा, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। सुना है ना, सलमान खान वाला। तो बस वही वोल्टेज दिया, 440 वोल्ट। कितना वोल्ट? 440 वोल्ट। ये वाला तो 3 फेज कंज्यूमर का ये वाला है। तो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, सिंगल फेज और 3 फेज। गाइस बताओ यहां पर पैरेलल में इसको कौन सा कनेक्शन कहा है? पैरेलल। नाम सुने होंगे ना। और ये कौन सा कनेक्शन कहे हैं? ये कहे हैं सर सीरीज कनेक्शन, ठीक है। 3 फेज कंज्यूमर 440, बिल्कुल बेटा, है ना। मैं हूं ना, मेरी नौकरी ले रहे हो तुम लोग, क्यों? देखो सीरीज की बात करते हैं। सीरीज में गाइस ध्यान रखना किसको सेम रखना होता है? करंट को सेम रखना होता है। सेम का मतलब गाइस होता है कांस्टेंट। ये सीरीज के लिए। और गाइस बताओ यहां किसको? वोल्टेज को। तो यहां लिखो V को कांस्टेंट। अब बताओ हमें कौन सा कनेक्शन लेना है? तो हम लोगों को वोल्टेज सबके घरों में सेम पहुंचाना है। सिंगल फेज है तो सबके घरों में 230, और 3 फेज है तो सबके घरों में 440। तो वोल्टेज को अगर कांस्टेंट मेंटेन करना है तो कौन सा कनेक्शन लेंगे गाइस? पैरेलल वाला। लिखा हुआ है पैरेलल वाला। तो बताओ सारे कंज्यूमर या सारा लोड किस में कनेक्ट होता है? पैरेलल में, ठीक है। तो मैं इस चीज के लिए नोट करके लिख रहा हूं, यहां नोट करके लिखेंगे गाइस। व्हाट? लोड। लोड कह दो या कंज्यूमर्स। लोड और कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो लोड एंड कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। और मैंने इस पॉइंट को स्टार भी लगा देना है, ये लो। और ये चीज आप भूलो नहीं, तो उसके लिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सारे किस में है? पैरेलल में। जू 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 जू। तो पैरेलल में ऐसे कनेक्ट होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब हमें तो क्या पढ़ना है? फिलहाल ट्रांसमिशन पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसमिशन पढ़ाऊंगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे लास्ट में जनरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रांसमिशन इसलिए पहले पढ़ाया जा रहा है जनरेशन से भी पहले, क्योंकि ट्रांसमिशन में इस तरह के कंसेप्ट बहुत सारे आएंगे, जैसे वोल्टेज है, करंट है, रजिस्टर है, सीरीज है, पैरेलल है। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत जरूरी है
है ना, इन्हीं से बना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरा का पूरा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है गाइस? क्या यहाँ तक सब ठीक है? तब तो मैं आगे बढ़ूँ, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, हल ऊपर ऊपर की बातें हैं ये तो, अभी तो पावर सिस्टम स्टार्ट होगा। ठीक है, चले? ऑल क्लियर गाइस? ऑल क्लियर, ओके नाउ लिसन। तो गाइस सबसे पहले हम ट्रांसमिशन पे चल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, तो आप लोगों ने बाहर लाइनें देखी है, इन ट्रांसमिशन लाइन में गाइस किसका ट्रांसमिशन हो रहा है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इनमें पावर का ट्रांसमिशन करवाता है। किसका? पावर का। तो ट्रांसमिशन पढ़ने से पहले आपको किसके बारे में जानना जरूरी है गाइस? पावर के बारे में। सर ये पावर क्या होती है? तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने अपना स्कूल टाइम पे पावर P बराबर V इंटू आई फॉर्मूला पढ़ा होगा, वोल्टेज इंटू करंट, मेरे ख्याल से शायद पढ़ा हो। ओम्स लॉ भी पढ़ा होगा, V बराबर IR पढ़ा होगा ना गाइस, मेरे ख्याल से, ना। तो पावर के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो पावर के बारे में जानने के लिए गाइस आप लोगों को इस ट्रांसमिशन वर्ड से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो गाइस ध्यान से सुनना, जब भी बात आती है एक वर्ड जो कि किस नाम से जाना जाता है? पावर। तो पावर नाम से जब भी कभी कोई वर्ड आता है तो गाइस हमें एक फॉर्मूला याद आता है, S बराबर P प्लस JQ। गाइस ये J क्या है? तो गाइस J की जगह आप आयोटा भी लिख सकते हो। मैथमेटिक्स में आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा, बाकी और कोई चीज एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे आप लोगों से, बट मैथमेटिक्स का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। तो आप इसे J भी कह सकते हैं और आप इसे आयोटा भी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है √-1। ये इमेजिनरी पार्ट को शो करता है गाइस। कौन से पार्ट को? इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। तो गाइस बताओ, यहां पर हमारे पास एक तो रियल पार्ट है P और एक इमेजिनरी पार्ट है Q। गाइस जिसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट हो, दोनों को मिलाकर ये जो नंबर बना है, इसे गाइस मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं गाइस? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए गाइस इस पावर का नाम भी कॉम्प्लेक्स पावर है। एस को कौन सी पावर कहते हैं गाइस हम लोग? कॉम्प्लेक्स पावर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। गाइस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये P जो है, ये कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट। इसलिए P का नाम गाइस हम लोग रियल पावर के नाम से जानते हैं। कौन सी पावर? रियल पावर। और Q गाइस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए गाइस हम Q को इमेजिनरी पावर के नाम से जाना जाता है। इमेजिनरी पावर हम लोग इसे कहते हैं। तो गाइस ये तो हैं इसके मैथमेटिकल नेम, जुगाड़ी नेम, जो इनकी परिभाषा, इनकी डेफिनेशन समझने में हमें हेल्प करेंगे। अब इनके टेक्निकल नाम जो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी कई लोगों को नहीं पता होते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर के अलावा टेक्निकल नाम एपरेंट पावर के नाम से जानते हैं गाइस, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल, मैकेनिकल सबके लिए सेम नाम है, बस इलेक्ट्रिकल ने बाई चांस कभी सुना हो। तो गाइस बताओ, इसे कौन सी पावर के नाम से जानते हैं? एपरेंट पावर के नाम से जानते हैं एस को। टेक्निकल नाम लिखवाए जा रहे हैं अब आपको। गाइस पी का नाम एक्टिव पावर के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ तो पढ़ा ही होगा, जहां एक्शन होता है वहां रिएक्शन भी होता है। तो बताओ, इसे एक्टिव पावर कहा है, तो इसकी वजह से, इस एक्टिव की वजह से क्या आएगा? एक्शन की वजह से रिएक्शन। तो गाइस इस वजह से यहाँ पर ये जो Q आई है, ये कोई और नहीं, कौन सी पावर है? ये है रिएक्टिव पावर। कौन सी पावर गाइस? रिएक्टिव। एक्टिव की वजह से कौन आया? रिएक्शन आया, तो रिएक्टिव पावर। दिस इज रिएक्टिव पावर, हियर इट इज। गाइस आपको इन नाम के अलावा इनकी यूनिट्स बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो गाइज सबसे पहले आपको S वाली पावर की यूनिट याद होनी चाहिए। सर वो कैसे? तो इसको अपन ऐसे पढ़ लेते हैं, यहाँ ऑनलाइन में विकल्प बहुत हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो एपरेंट पावर S जो है गाइज, इसका फॉर्मूला होता है, ये S ही हमारी मेन पावर है। इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। क्या होता है बेटा? वोल्टेज इंटू करंट। तो गाइज वोल्टेज को वोल्ट से, और करंट की यूनिट शायद आपने पढ़ी हो अपने स्कूल टाइम पर, एम्पियर कहते हैं गाइस करंट को। वोल्टेज को तो वोल्ट, और करंट को क्या कहते हैं गाइस? एम्पियर, AMP। इसलिए गाइस इसको शॉर्ट में कहेंगे VA। VA का मतलब वोल्ट एम्पियर। क्या कहेंगे? वोल्ट एम्पियर, शॉर्ट में VA।
तो गाइज आपको ये यूनिट याद होनी चाहिए। बताओ एस की यूनिट क्या होती है? वीए। शॉर्ट में क्या कहोगे? वीए। वीए का मतलब वोल्ट एम्पियर। सर कहां से आया? तो वोल्ट किसका यूनिट है? वोल्टेज का। और एम्पियर किसका है? करंट का। तो वोल्टेज इंटू करंट फॉर्मूला से आया है, वोल्टेज इंटू करंट फॉर्मूला से आया है वोल्ट एम्पियर। ठीक है, अब बात आती है सर इसकी क्या यूनिट है? तो गाइज पी की यूनिट ध्यान रखना गाइज, वॉट होती है। क्या होती है? वॉट। ये तो नाम सबने सुना होगा। रियल लाइफ में आप कई बार वॉट, जैसे कभी पहले के टाइम पर बता रहा हूं, कभी जब कभी बल्ब फ्यूज हो जाता था तो मम्मी कहती थी जा बेटा ये ले 10 का नोट, जा 100 वाट का बल्ब लिया दुकान से। तो वाट सबने सुना है, वाट वर्ड सबने सुना होगा मेरे ख्याल से, है ना गाइज? बताओ ये जो हमारा Q है ये S का ही हिस्सा है ये भी, तो इसकी यूनिट गाइज S की यूनिट से ही आती है। गाइज बताओ Q S का हिस्सा है, पार्ट है, तो S की यूनिट क्या थी? V है, तो इसकी यूनिट भी होगी V है। और गाइज बताओ ये VA का कौन सा पार्ट है? एक्टिव की रिएक्टिव? रिएक्टिव पार्ट है। तो गाइज Q जो है वो इस S का यानी VA का रिएक्टिव पार्ट है। रिएक्टिव पार्ट है इसलिए R से डिनोट कर देते हैं। गाइज जो हिस्सा होता है उसको स्मॉल में लिखा है और जो इसका पिताजी थे उसको कैपिटल में लिखे हैं। अब इन्हीं के तो सुपुत्र हैं, कौन? Q। कौन से सुपुत्र हैं? एक्टिव के रिएक्टिव? रिएक्टिव। तो VA इसके पिताजी यानी कैपिटल बोल्ड लेटर में, और R जो है आपका स्मॉल लेटर में आ जाएगा, पुत्र होने की वजह से। यू नो पुत्र, इट्स अबाउट सन, इट्स अबाउट कि ये इसी का पार्ट है। तो गाइज बताओ Q की यूनिट क्या होती है? VAR। आप लोगों से यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि सिंगल फेज कंज्यूमर के घर पे कितना वोल्टेज आता है? सर 230 वोल्ट। थ्री फेज कंज्यूमर के यहां पर कितना वोल्टेज आता है? सर 440 वोल्ट लग गए छूने से पहले। अच्छा, जितने भी लोड होते हैं या कंज्यूमर होते हैं वो किस में कनेक्ट होते हैं? सीरीज में, पैरेलल में, कैस्केडेड में, या कुछ भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में? तो आप क्या कहेंगे? पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। अच्छा चलो बेटा बताओ, ये सारे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। बेटा बताओ एपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है? वोल्ट एम्पियर। एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है? VAR। समझ लो, इनके आगे K या M लगा सकता है। K का मतलब किलो और M का मतलब मेगा, किलो या मेगा। समझ लो, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। तो बताओ पावर। अब मुझे गाइस ध्यान से समझना, मैं P के कुछ और नामकरण कर रहा हूं जो आपको पता होने चाहिए। सर कौन से नामकरण? गाइस बताओ P जो है ये हमारे S का रियल पार्ट है। रियल को ही वास्तविक कहते हैं और वास्तविक को ही क्या? ट्रू भी कहते हैं। तो गाइज इस P के कई सारे नाम हैं, तो गाइज मैं P के कुछ और नामकरण कर रहा हूं। गाइज बताओ P हमारा S का कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट, इसलिए हम लोग इसे कौन सी पावर कहते हैं? रियल पावर। गाइज जो रियल होता है वही ट्रू होता है, यानी सच्चा होता है। गाइज जो रियली होगा, जो ट्रूली होगा, गाइज ये P यही कह रही है। हमने कहा भाई ये तीन तीन पावर कहां से ले आए हो? एक पावर काफी थी ना। तो इन्होंने बोला नहीं, तीन नहीं है, मतलब एक नहीं है, दो होगी, P और Q। बोले S भी तो है। हाँ, तो बात यही कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, कि पावर दो पावर होती है मैन, P और Q। तो फिर S क्यों आई है? इन दोनों को कंबाइंड रिप्रेजेंट करने के लिए। तो S कोई पावर नहीं है, पावर सिर्फ दो ही है, P और Q, P और Q, P और Q, P और Q। और इन दोनों का कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कौन आई है? S आई है। अच्छा, मतलब पावर दो ही है? हाँ, अभी आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें खुलने लगेगी, थोड़ा ओपन होगी तो समझ में आएगा। पावर सिर्फ दो ही है, P और Q, और S इनका कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, सब पावर दो भी है तो दो क्यों है? एक ही होनी चाहिए थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, रियल में तो एक ही पावर है। रियल पावर कौन है? सिर्फ P। तो फिर ये क्यों आई है? ये Q जो है ये कोई एक्चुअल में कोई पावर नहीं है, ये तो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन का मतलब कल्पना। इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। Q सिर्फ हमारी कल्पना है, हमारी इमेजिनेशन है। रियल में तो सिर्फ पावर कौन सी है? P। रियल में तो, ट्रूली तो, एक्चुअली तो बताओ इसको एक्चुअल भी कह सकता हूं। रियल में तो, ट्रूली तो, एक्चुअली तो सिर्फ कौन सी पावर है? P पावर है। तो गाइज रियली पावर P ही है, ट्रूली पावर P ही है, एक्चुअली पावर P ही है। और गाइज इसका एक और नाम मैं लिखने जा रहा हूं, इसे एवरेज पावर भी कहते हैं गाइज।
तो गाइस किसी भी पावर के किसी भी नाम से पूछा जा सकता है इनकी यूनिट। तो मेरे ख्याल से बाकी नाम तो याद हो गए होंगे। जो रियल है वही ट्रूली है, वही सच्चा है, वही एक्चुअल है। बस आपको तो जो मेन नाम याद रखना है वो कौन सा है, एवरेज पावर। इस नाम को थोड़ा सा मैं स्टार लगा देता हूँ, ये नाम थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। एग्जाम में पूछा व्हाट इज द फॉर्म यूनिट ऑफ एवरेज पावर, तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए एवरेज पावर की। गाइस बताओ कितनी होती है, वॉट होती है। पी नाम याद आ जाना चाहिए आपको, कौन, पी। ठीक है, हाँ बासु मजे ले लो बेटा, हैं टीचर के मजे ले लो तुम, उल्टा टांग देता भी मैं सामने होते तो तुम, हैं देखो इधर आओ। तो गाइस बताओ पावर के नाम पर हमारे पास हम लोग खेले तो पता चला कि मेन दो पावर हैं, पी और क्यू। उसमें भी पी हमारी रियल पावर है, क्यू तो सिर्फ हमारी क्या है, इमेजिनेशन है। बोले क्लियर कि नहीं, क्लियर होगा आई थिंक। अब ये पी और क्यू भी दो दो पावर क्यों है और ये इमेजिनेशन लेने की जरूरत क्या पड़ी, इस काल्पनिक पावर का पता लगाना पड़ेगा, ये आई क्यों है। तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पर चलेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके डन करो, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। डन करेंगे इस, अच्छा हमारा नंबर दे दें, जी जी मालिक देंगे देंगे, अभी अभी देंगे बेटा, नंबर भी देंगे। स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही है, ये लो अब ले लो, आता है अभी। मैं पहले बता रहा हूं सब स्टूडेंट लाइव होके देखना, क्योंकि क्या है कि अदर ब्रांच का कंटेंट पढ़ना वो भी रिकॉर्डेड बहुत बोरिंग लगेगा, है ना। इसलिए लाइव ही रहकर देखना, आप लोगों से यही गुजारिश है, आपके फायदे के लिए, बाकी आप जानो। ले लिया गाइस सबने स्क्रीनशॉट, चलें आगे, चलिए ओके थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो गाइस ये दो दो पावर का क्या कंसेप्ट है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। तो दो दो पावर के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले नंबर का इशू, ये लो तुम नंबर ले लो यार मेरे, ये लो बेटा 9680249842। मुझे व्हाट्सअप कर देना गाइस, है ना, जो भी दिक्कत हो आप लोगों को व्हाट्सअप कर देना, टेलीग्राम कर देना, जो भी आपका मन करे। लेकिन ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि आप फोन करो और मैं एक बार में उठा लूँ, क्योंकि बेटा मैं तो आधे टाइम क्लास में रहता हूँ, है ना, और रिप्लाई भी एक दिन में आएगा, है ना। जैसे आज क्लास ले रहा हूँ 10 बजे तक क्लास है, उसके बाद देखूंगा, सुबह देखूंगा तो सुबह रिप्लाई करूंगा, दिन में देखूंगा दिन में रिप्लाई करूंगा, है ना बेटा। अच्छा नाम नाम, अच्छा सॉरी बेटा नाम भी तो बताना था। ओह जी, इस नाचीज को अजय सिंह नरूका कहते हैं जी, है ना, छोटा सा नाम है और काम बहुत बड़े बड़े, वो तो आप देख ही रहे हो, है ना। हाँ ठीक है ओके, चलिए तो लिख लिया होगा या इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे, क्यों चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि पावर के दो कंसेप्ट कहां से आए। तो ध्यान से सुनिएगा गाइस, पावर के कंसेप्ट दो कहां से आए, इसका कारण है कि हमारे पास ये पावर चाहिए क्यों, हम पावर का जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कर क्यों रहे हैं। क्योंकि हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, जैसे ट्यूबलाइट है, आपका एसी है, फ्रिज है, कूलर है, व्हाटएवर, जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं ये सब के सब इलेक्ट्रिकल पावर से चलने वाले हैं। तो हमने कहा भाई तुमको कौन सी पावर चाहिए, पी चाहिए कि क्यू चाहिए। तो लोड ने कहा मेरा नेचर अलग अलग है, ट्यूबलाइट कहती है मुझे कुछ और चाहिए, फैन कहता है मुझे मुझे पी चाहिए, ट्यूबलाइट कहती है मुझे थोड़ी सी क्यू भी चाहिए, एसी कहता है मुझे क्यू ज़्यादा चाहिए, कूलर कहता है मुझे भी क्यू ज़्यादा चाहिए। हमने कहा भाई ये तो इमेजिनेशन है, ये क्यों चाहिए तुमको, बोला चाहिए चाहिए हमको चाहिए। हम लोग करोगे क्या कि नहीं चाहिए हमको, कारण तो बताओ, बोले सर बताएंगे ना अभी सुनो तुम। तो गाइस बताओ ये किस पर निर्भर करेगा कि पी कितनी चाहिए कि क्यू कितनी चाहिए, ये लोड पर या अप्लायंसेस पर डिपेंड करेगा। हमारे घर में जितने भी लगे ना फैन कूलर फ्रिज टीवी एसी, इन सबको हम लोग लोड कहते हैं। क्या कहते हैं, लोड। जो किस में कनेक्ट होते हैं गाइस, अभी बताया मैंने पैरेलल में, पिछले बोर्ड पे लिखवाया नोट करके। सारे लोड जितने भी कंज्यूमर के अप्लायंसेस है या कंज्यूमर्स हैं वो सब किस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में पैरेलल में पैरेलल में पैरेलल में पैरेलल में, ठीक है। तो गाइज पावर का नेचर समझने के लिए हमें पहले कंज्यूमर को समझना पड़ेगा, यानी लोड को समझना पड़ेगा। हाँ तो गाइज ध्यान से सुनना, लोड होता है तीन तरह का, और सब पावर दो ही, पी और क्यू। हाँ यही तो समझाना है। तो गाइज ध्यान से सुनना, पावर अगर समझनी है तो पहले लोड समझना होगा। और गाइज लोड होता है तीन नेचर का,
गाइस जिसमें से पहला लोड है रजिस्टर, नाम सुना होगा आप लोगों ने रजिस्टर का। एक होता है इंडक्टर और एक होता है कैपेसिटर। तीन प्राणी हैं इलेक्ट्रिकल की जान बान आन बान शान। कौन? रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। रजिस्टेंस तो जहां रजिस्टेंस होगा उसे रजिस्टिव लोड कहेंगे गाइस। क्या कहेंगे? रजिस्टिव लोड। जहां इंडक्टर होगा उसे कौन सा लोड कहेंगे गाइस? तो उसे कहेंगे इंडक्टिव लोड। और जहां कैपेसिटर होगा उसे कैपेसिटिव लोड। तो अभी आगे नाम आएंगे तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर को मैं पूरा डिराइव करवाता हूं आप लोगों को, और इंडक्टर और कैपेसिटर को डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, वो फिर अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। इसे समझने के लिए, रजिस्टिव लोड का नेचर समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ कंसेप्चुअल चीजें समझनी होंगी, जिनमें एक है हमारा, पहले तो मुझे बताओ ये कौन बनाया? तो ये डायग्राम किसका बेटा? तो एग्जाम में आ सकता है ये ऐसा डायग्राम देखिए, जिगजैग पाथ पूछेगा, बताओ ये कौन है? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, क्या है ये रजिस्टर है गाइज। रजिस्टर, रजिस्टिव लोड। गाइज हम लोग बताओ, हमारा जो लोड है, हमारे जो कंज्यूमर यानी हमारे घर में जो लाइट, पंखे, कूलर हैं, वो पावर, वो उधर एनटीपीसी वाले के पावर प्लांट को पावर देंगे कि उससे पावर लेंगे? उससे तो लेंगे ना, तभी तो चलेंगे बेचारे। तो बताओ ये पावर सिर्फ लेते हैं तो अंदर जा रही है पावर। पावर किसकी फॉर्म में जाती है? करंट की फॉर्म में। और करंट कहां से कहां फ्लो होती है? प्लस से माइनस। प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल और माइनस का मतलब लो पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब V से है, वोल्टेज से। वोल्टेज कह दो, पोटेंशियल कह दो, बात एक ही नाम होता है। वोल्टेज भी कहते हैं गाइस इसको, और पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो गाइस आपको इस रजिस्टर को स्टडी करना है, इसमें करंट और वोल्टेज यानी पावर के बारे में बात करनी है। तो गाइस इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक वर्ड समझना होगा गाइस। एक वर्ड होता है इम्पीडेंस। क्या वर्ड होता है गाइस? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का हिंदी में नाम होता है गाइस प्रतिबाधा। क्या नाम होता है इसका हिंदी में? प्रतिबाधा। तो मेरे ख्याल से इसका हिंदी नाम आपको समझने में हेल्प करेगा, इसका मेन काम। तो गाइस बताओ ये क्या उत्पन्न करता है? बाधा, रुकावट। किसके रास्ते में? करंट के रास्ते में। ये करंट के रास्ते में आने वाली बाधा यानी करंट के रास्ते का प्रतिरोध है, ठीक है। इस प्रतिरोध या इस इंपीडेंस का गाइस अलग अलग वैल्यू होता है। रजिस्टर के लिए अलग, इंडक्टर के लिए अलग और कैपेसिटर के लिए अलग। जैसे रजिस्टर के लिए तो उसका रेजिस्टेंस R लिख दो, वही उसकी प्रतिबाधा यानी वही उसका प्रतिरोध या उसी का इंपीडेंस है। रजिस्टर को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं और जेड को प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे गाइस। अगर हम लोग बात करें इंडक्टर के लिए, ठीक है ना, तो इंडक्टर के लिए गाइस ये होता है जे ओमेगा एल। क्या होता है गाइस? जे ओमेगा एल। एल तो इंडक्टेंस होता है, जे इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, और ओमेगा गाइस, ओमेगा होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है गाइस? तो ध्यान रखें, ओमेगा क्या है गाइस? फ्रीक्वेंसी। सिविल वाले इस ओमेगा को किसी और नाम से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल में गाइस इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। गाइस एफ भी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा भी फ्रीक्वेंसी है गाइस, बस इनकी यूनिट अलग अलग है। इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज और ओमेगा की यूनिट है गाइस रेडियन। रेडियन एंगल की यूनिट होती है, सबको पता होगा, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड ये ओमेगा की यूनिट है। तो दोनों ही फ्रीक्वेंसी है, बस दोनों की यूनिट अलग अलग है। दिस इज याद होना चाहिए आपको, ओमेगा और एफ का यूनिट याद होना चाहिए गाइस, ठीक है। अगर गाइस मैं कैपेसिटर का इंपीडेंस लिखूं तो 1 में ये जे ओमेगा एल था, वो जे ओमेगा सी हो जाएगा। जे ओमेगा तो साथ में आएगा ऐसे ही, बट साथ में कौन आया इस बार? कैपेसिटर आया है। कैपेसिटर का मतलब सी होता है गाइस। अब गाइस आप लोग इन तीनों फॉर्मूला को देखो तो इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर के फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, जस्ट अपोजिट है।
यानी कि ये ऊपर है तो ये कहाँ है, नीचे। पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब भी आप इन दोनों के बारे में बात करो, दोनों एक दूसरे के तगड़े दुश्मन है। इंडक्टर जो भी करेगा कैपेसिटर उल्टा करेगा। इंडक्टर बोलेगा रोटी खानी, मैं चावल खाना है, कैपेसिटर बोलेगा बोला मैं चिकन खाना, मैं मटन खाऊंगा। उल्टा उल्टा, जस्ट अपोजिट। अब तुमको तो याद है चिकन में बहुत मेहनत लगती है, अब कोई कहे नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं मटन खाऊंगा, कितनी मुश्किल से बनाया यार उसने। अब तू कह रहा मटन बनाओ, भाई रात ही खत्म हो जाएगी ना। 1 घंटा चिकन में और 1-1.5 घंटा 2 घंटे मटन में, बात ही खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से मामला बिगड़ जाता है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर के मामले में बात को ध्यान से याद रखो, दोनों जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, पोजिट होते हैं। पोजिट 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 पोजिट, बस इधर आओ। तो सर इसका क्या क्या काम आएगा यहाँ? आओ आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं इंपीडेंस। बताओ ये रजिस्टिव लोड है तो रजिस्टिव लोड का इंपीडेंस कितना होता है, आर। गाइज अब मैं इसमें फ्लो होने वाली करंट आई निकालेंगे, तो आई का फॉर्मूला होता है गाइज V/Z। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, करंट का फॉर्मूला है गाइज। करंट निकालने का, किसी भी ब्रांच में करंट निकालने का तरीका है उसके अक्रॉस वोल्टेज बटा उसका इंपीडेंस। अब बताओ जेड के बारे में तो आप सबने पढ़ा है अभी अभी, जेड बराबर रजिस्टर का आर होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R। ये ओम्स लॉ होता है, आप लोगों ने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा। आई बराबर कितना, V/R। रंजीत का वीडियो स्टॉप हुआ है, बाकी सबका तो ठीक है, और किसी को दिक्कत हो तो मैसेज करना, ठीक है, बाकी चलते रहे। तो गाइज आई बराबर V/Z। अब गाइज ध्यान से सुनना, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी नाम सुना है ना। एक स्केलर होती है अदिश राशि और वेक्टर दिश राशि, जिसके बाद दिशा हो, डायरेक्शन हो। तो गाइज इन सबके ऊपर मैं वेक्टर लगा रहा हूं। तो वेक्टर ऐसे लगाते हैं हम लोग, वैसे तो ऐसे होता है ना, एरो लगा देते हैं। अब एरो बार बार कौन बनाएगा यार, तो लाइन खींच दी यानी वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो गाइज ये लाइन खींच दी, लाइन खींच दी, लाइन खींच दी, यानी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब मैं इसका मैग्नीट्यूड भी लिखूंगा और इसका एंगल भी लिखूंगा। एंगल का मतलब उसे डायरेक्शन दूंगा, ठीक है ना। तो गाइज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तो सपोज V है। गाइज ध्यान रखना, पूरे पावर सिस्टम में सभी जितने भी कंज्यूमर हैं या लोड हैं, बताओ सब किस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में। तो सबके अक्रॉस क्या सेम रहता है सर, सभी अप्लायंसेस के अक्रॉस पैरेलल में लगे होने की वजह से वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। इसलिए गाइज जो वैल्यू कांस्टेंट रहती है हम उसे रेफरेंस ले लेते हैं, यानी कि उसी के हिसाब से बाकी बातें उसको रेफरेंस मानकर की जाएगी। तो गाइज पूरे पावर सिस्टम में वोल्टेज को रेफरेंस लिया जाता है, यानी वोल्टेज का एंगल हमेशा कितना लिया जाएगा, 0 डिग्री। कितना डिग्री गाइज, 0 डिग्री। सॉरी, वोल्टेज का एंगल कितना गाइज, 0 डिग्री। रेफरेंस लेना है क्योंकि सबके घरों में वोल्टेज क्या आता है, सेम। अब गाइज इंपीडेंस लिखना है, तो गाइज आपको इंपीडेंस के नाम पर रजिस्टर में सिर्फ R दिखता है। तो गाइज फाइनली बताओ आई बराबर कितना आ गया, V/R। और एंगल कितना है गाइज, 0 डिग्री, क्योंकि R के पास कोई एंगल नहीं है। तो गाइज बताओ ये फाइनली क्या आ गया, दिस इज मॉड ऑफ आई लिख देते हैं इसको, करंट का मैग्नीट्यूड, और एंगल कितना है गाइज, 0 डिग्री। दिस इज, क्योंकि 0 डिग्री है और तो कोई एंगल है नहीं। गाइज मुझे बताओ अगर मैं इसका फेजर बनाऊं तो बताओ पूरे पावर सिस्टम में किसको रेफरेंस लेकर चलते हैं, वोल्टेज को। बताओ कितना डिग्री एंगल है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो मैंने इसका रेफरेंस लेकर बना दिया। अब आई भी बनानी है मुझे। गाइज बताओ आई भी कौन सी डायरेक्शन में, से 0 डिग्री डायरेक्शन में। तो मैंने ये आई बनाई। बताओ आई भी कौन से डायरेक्शन में, 0 डिग्री में ही है। बताओ वी और आई दोनों कौन से फेज में है, तो गाइज दोनों सेम फेज में है। एंगल के बारे में फिर से बताएं, जी 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 मालिक। तो बेटा मालिक बात ऐसी है कि जितना भी लोड यानी कंज्यूमर है, पिछले पेज पर ही बताया किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज, है ना। ये देखो यहाँ बताया था ना, लोड पैरेलल में, और पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज। तो जो चीज कांस्टेंट रहती है उसको हम रेफरेंस लेकर चलते हैं, कि अब सारी बात इसको रेफरेंस लेकर करेंगे। तो बताओ जिसको रेफरेंस माना जाता है उसका एंगल कितना लिया जाता है, 0 डिग्री लिया जाता है। तो देखो बेटा वोल्टेज का एंगल कितना लिए हैं, 0 डिग्री। आर के पास कोई एंगल होता ही नहीं है, तो फाइनली करंट का एंगल कितना आ गया है, 0 डिग्री।
तो वोल्टेज पहले से ही 0 डिग्री, करंट भी 0 डिग्री, तो बताओ दोनों V और I कौन से फेज में हैं? सेम फेज में, सेम फेज में, फेज का मतलब सेम डायरेक्शन में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेजिस्टिव लोड के लिए I क्या होती है? I इज इन सेम फेज विद V। I के साथ कौन से फेज में होती है? सेम फेज में होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और गाइज मैंने इसको स्टार भी लगा देना है ना इस बात को कि I और V कौन से फेज में होते बेटा? सेम फेज में। अब गाइज आप थोड़ी देर बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, हमारे पास एक चीज होती है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये बड़े काम की चीज है भाई। ये जो आप अलग अलग पावर पढ़ रहे हो ना, अब बताओ पावर एक होती है कि एक से ज्यादा होती है? P और Q दो पावर बताई, उनका कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन S बताया था अभी। तो उन सारी पावर में से P वाली जो हमारी एक्चुअल पावर है, कौन सी वाली सर? एक्चुअल वाली पावर जो है टोटल पावर में से, बताओ टोटल पावर क्या होती है सर? टोटल पावर होती है S। उस टोटल पावर S में से मुझे बताओ जो हमारे काम की पावर है, एक्चुअल पावर है, ट्रू पावर है, रियल पावर है, ये सारे नाम किसके थे? P के। ये कितनी है? टोटल में से P कितनी है? तो P का हिस्सा निकालना, S में से P वाला हिस्से को फैक्टर कहते हैं। तो टोटल पावर S में से पावर यानी S, टोटल पावर S में से P वाले का हिस्सा निकालना, हिस्से का मतलब होता है फैक्टर निकालना, पावर फैक्टर कहलाता है। और गाइज इसका फॉर्मूला एक तो होता है P/S, एग्जाम में आएगा तो किस नाम से आएगा? तो बहुत बार पूछा गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कई एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर फैक्टर? तो आपका आंसर क्या होगा गाइज? टोटल पावर में से, पहले तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, टोटल पावर S में से कौन सी वाली पावर का फैक्टर यानी हिस्सा निकाले? जो हमारी एक्चुअल काम की पावर है। तो P का अमाउंट निकालना ही पावर फैक्टर कहलाता है। सर एग्जाम में किस हिसाब से फॉर्मूला आएगा इसका? क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, पावर फैक्टर इक्वल टू, पावर फैक्टर आएगा, इक्वल टू का साइन लगाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा P/S। सर P/S लिखा होगा क्या? नहीं, एक्टिव पावर बटा एपरेंट पावर। कौन सी पावर? P को बताओ, पिछले पेज पे क्या कहा? तो P का टेक्निकल नाम एक्टिव पावर बटा S का मतलब एपरेंट पावर, यहां स्टार लगा चुका हूं। तो पावर फैक्टर का एग्जाम में कभी भी फॉर्मूला आएगा गाइस, तो ध्यान रखें फॉर्मूला क्या होगा आपका। तो मैंने यहां वैल्यू लिख देनी है गाइस। बताओ P का मतलब कौन सी पावर? एक्टिव पावर बटा 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 एपरेंट पावर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। ये किसका फॉर्मूला है गाइस? पावर फैक्टर का। ठीक है बेटा, ये किसका फॉर्मूला है? पावर फैक्टर का। अच्छा, इस पावर फैक्टर के गाइस दो फॉर्मूला हो रहा है, खेलें? अब दो फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला तो अभी समझ में आ जाएगा, एक थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तुम ये जगह छोड़ दिया है ना, उसके बारे में बात करेंगे, पहले इधर आ जाओ आप गाइस। पावर फैक्टर के दो फॉर्मूला, एक अभी बता रहा हूं, एक और अभी बता रहा हूं, और एक बाद में बताऊंगा, उसका कारण है क्या गाइस। पावर फैक्टर में ये जो P/S है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी मैथमेटिक्स पे वापस काम करना पड़ेगा। तो गाइस मुझे एक बात बताओ, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स में कभी पढ़ा हो तो e⁻j⁻ हमारा एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्या होता है? e⁻j⁻, ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जब हम इसको खोलते हैं गाइस तो ये ऐसे खुलता है, cos थीटा प्लस j sin थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गाइस किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। गाइस बताओ इसमें रियल पार्ट क्या होता है? cos, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? sin। रियल पार्ट cos और इमेजिनरी पार्ट sin। अब ध्यान से बताओ, ये P जो है, पिछले बोर्ड पर पढ़ा है, P जो है ये इस S का कौन सा पार्ट है गाइस? रियल पार्ट है। तो गाइस बताओ P जो है वो S का कौन सा पार्ट है? P जो है वो S का कौन सा पार्ट है गाइस? यहां नहीं, इधर ही लिख देता हूं मैं। P जो है गाइस वो S का कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट। रियल का मतलब साइन वाला कि कॉस वाला? कॉस वाला।
रियल का मतलब कॉस वाला, तो कॉस वाला। तो बताओ P किसका पुत्र है, बेटा है S का। कौन सा, रियल वाला कि इमेजिनरी वाला? रियल वाला। रियल का मतलब कौन सा वाला, कॉस वाला, तो कॉस थीटा लिख दिया। बताओ ये किसका फॉर्मूला है गाइस, P का। तो P का फॉर्मूला होगा सर P S का ही कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट, यानी कि कॉस थीटा वाला। और बताओ नीचे S तो चल ही रहा था गाइस। बताओ S से S कर दिया। बताओ पावर फैक्टर का एक और बेहतरीन वाला फॉर्मूला आपको मिल चुका है गाइस, कि कौन, कॉस थीटा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो गाइज आपको पावर फैक्टर का ये एक और फॉर्मूला आपको यहाँ टिक करना पड़ेगा। तो वहां से स्टार यहाँ से हटा के उधर लगा दिया मैंने, तो पूरा कवर हो गया है। तो गाइज बताओ पावर फैक्टर का फॉर्मूला सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है वो कौन सा, एक्टिव पावर बटा एपरेंट पावर। उसके अलावा एक और फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। कहां से आया, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना पड़ा, वही थोड़ा सा मैथमेटिक्स, जहां भी उलझो मैथमेटिक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला। अब गाइस ध्यान से सुनना, हम लोग तो अभी रजिस्टिव लोड पढ़ रहे थे, बीच में पावर फैक्टर कहां से आ गया। तो गाइस ध्यान से सुनना, पावर फैक्टर को थोड़ा सा बात कर रहा हूं। मतलब फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। गाइस इस थीटा में ये जो थीटा एंगल है ये किसके बीच का एंगल है, तो गाइस ध्यान रखना ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। किसके बीच का एंगल है ये, वोल्टेज और करंट के, इन दोनों वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। अब गाइस बताओ रजिस्टिव लोड के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, तो गाइस बताओ वोल्टेज भी 0 डिग्री, करंट भी 0 डिग्री, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का फेज डिफरेंस है, 0 डिग्री का। है ही नहीं सर कोई डिफरेंस। और कॉस 0 की वैल्यू तो बच्चा बच्चा जानता था ना बेटा, क्या होता है 1। क्या गाइस 1 को मैं यूनिटी कह सकता हूं। तो गाइस एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, रजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर क्या होता है। तो गाइस बताओ पावर फैक्टर कितना होता है, तो क्या कहेंगे गाइस आप लोग, सर यूनिटी पावर फैक्टर होता है। पीएफ का मतलब पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का शॉर्ट में नाम पीएफ। क्या गाइस मैं इसको भी शॉर्ट में यूपीएफ कह सकता हूं क्या, यूपीएफ का मतलब यूनिटी पावर फैक्टर गाइस ना, कौन सा, यूनिटी पावर फैक्टर। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, बोले तो यूपीएफ यूपीएफ यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर रजिस्टिव लोड के लिए। अब गाइज पावर फैक्टर नहीं, हमें तो मेन पावर से बात करनी है। तो गाइज हम लोग अब पावर यानी जो टोटल पावर देगा एस, उस पर बात कर लेते हैं। गाइज बताओ जब मैंने एस की यूनिट पिछले पेज पे लिखाई थी आपको, तो क्या यूनिट लिखाई थी गाइज, एस की यूनिट लिखाई थी वोल्ट इंटू एम्पियर। यानी किस किस का मल्टीप्लीकेशन होता है, वोल्टेज का और करंट का। किस किस का मल्टीप्लीकेशन होता है गाइज, वोल्टेज का और करंट का। तो गाइज वोल्टेज लिखी और करंट लिख दी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, हो गया। गाइज हमें वेक्टर चाहिए विद डायरेक्शन, दोनों पे वेक्टर लगा दो सब पे। गाइज ध्यान रखना, एपरेंट पावर एस के फॉर्मूला में आई का कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है सर, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब किसका कॉन्जुगेट लेना, करंट का। कॉन्जुगेट ये कहता है कि अगर आपका एंगल पहले से प्लस में है तो उसको बना दो भाई अब माइनस में, और अगर माइनस में है तो उसे बना दो प्लस। कुल मिलाकर जो भी कंडीशन है उसको जस्ट अपोजिट कर दो, या तो प्लस को माइनस बना दो और माइनस है तो प्लस बना दो, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर दो। मैग्नीट्यूड के साथ खेलना नहीं है, सिर्फ एंगल के साथ खेलना है। जो भी है उसको अपोजिट कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है बोला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस इसको ओपन करते हैं, तो आपको पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एस का फॉर्मूला दिस इज वी आई, और आई का क्या लेना है गाइस, कॉन्जुगेट। गाइज मैंने वैल्यू पुट की, गाइज बताओ वोल्टेज को खोलूं तो कितना था, वोल्टेज का वी एंगल 0 डिग्री, रेफरेंस लेकर चलते पूरी पावर सिस्टम में। ठीक है, अब करंट लिखना है। गाइज करंट का भी आई एंगल 0 डिग्री, तो गाइज मैंने आई तो मैग्नीट्यूड लिखा, अब एंगल लिखने की बारी आई। तो गाइज बताओ ये प्लस का 0 है, कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या बनेगा, माइनस का 0। अब प्लस 0 माइनस 0 एक ही तो होते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। अब मुझे तो ये बताओ आप फाइनली बना क्या, तो फाइनली आया है ये वी आई एंगल 0 डिग्री। यहाँ दिक्कत, यहाँ तो 0 था इसलिए कोई ज्यादा चक्कर नहीं पड़ा। अभी इंडक्टर कैपेसिटर में तबाहियां मचा दे गए। गाइस बताओ मुझे एस के कितने टुकड़े करने हैं, सर 2 टुकड़े, पी और क्यू। अच्छा पी कौन सा पार्ट है इसका, सर पी इसी एस का रियल पार्ट है। रियल पार्ट का मतलब क्या होता है गाइस, कॉस, तो कॉस वाला पार्ट है। ठीक है, और क्यू, क्यू सर इमेजिनरी वाला पार्ट है, तो इमेजिनरी के लिए क्या आता है गाइस, साइन। देख सकते हैं पी तो रियल वाला पार्ट है और क्यू जे के साथ यानी इमेजिनरी वाला पार्ट है। तो गाइस बताओ जे के साथ क्या आता है, साइन थीटा। अच्छा एस की वैल्यू कितनी है सर, वी इंटू आई,
ये देखो मैग्नीट्यूड v इंटू आई, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया गाइस वी आई, और साथ में कौन है गाइस कॉस थीटा, और यहाँ है सर वी आई साइन थीटा। तो गाइज आप लोगों को ये फॉर्मूला भी याद रखना है। बताओ पी का फॉर्मूला क्या होता है? तो गाइज एस का फॉर्मूला तो वी आई होता है, एस का मैग्नीट्यूड क्या होता है वी आई, और पी उसका कौन सा पार्ट है इस वी आई का कॉस थीटा यानी रियल पार्ट, और ये साइन थीटा यानी इमेजिनरी पार्ट। तो पी और क्यू के फॉर्मूला याद होने चाहिए गाइज, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं पी और क्यू के, ठीक है। अब गाइज समय आ चुका है कि हम लोग हमारी थीटा की वैल्यू पुट कर दें। तो बताओ थीटा कितना है गाइज, एस का एंगल कितना है फाइनली 0। भैया मैग्नीट्यूड एस का है तो एंगल भी यहाँ किसका होगा एस का। बताओ एस का एंगल कितना है गाइज 0 डिग्री। तो गाइज बताओ मैंने यहाँ 0 डिग्री जैसे पुट किया तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है गाइज, तो वी आई को वापस एस ही लिख देता हूँ गाइज। बताओ वी आई को मैंने गाइज वापस ऐसे लिख दिया, वी आई को एस लिख दिया, cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो गाइज बताओ cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है तो ये तो ऐसा आ जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा। गाइज इसका मतलब समझ रहे हो? रजिस्टर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे को क्यू चाहिए ही नहीं, मेरे लिए तो क्यू की वैल्यू क्या होती है 0, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कौन चाहिए पी चाहिए, और पी का भी पूरा का पूरा अमाउंट एस। अब मुझे बताओ थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला एस बराबर पी प्लस जे क्यू लिखवाया था। गाइज बताओ रजिस्टिव लोड के लिए कौन किसका देहांत हो गया, पी का कि क्यू का? पावर दो ही होती है गाइज पी और क्यू। बताओ किसका देहांत हो गया, क्यू का, क्यू 0 हो गई। गाइस बताओ क्यू 0 हो गई तो क्यू को हटा दिया, मतलब पी बराबर कितना है एस, देखो ना पी बराबर एस आ गया ना। तो एस कोई पावर और नहीं है, मेन पावर पी है, पी है और क्यू है। इनमें से जब कोई एक 0 हो जाता है तो दूसरी उसके बराबर हो जाती है। मान लो अभी क्यू 0 हुई थी तो पी एस के बराबर हो गई, मान लो अगर पी 0 हो जाती तो क्यू एस के बराबर हो जाती है। तो एस का कोई मान धर्म नहीं है, कभी पी के बराबर कभी क्यू के बराबर नहीं, मेन ये दो ही पावर है पी और क्यू। एस तो सिर्फ इन दोनों को जब भी साथ में आएगा तो कंबाइंड रिप्रेजेंट करने के काम आएगा। इनमें से कोई एक 0 हो गया तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है, फिर एस की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी तक इतना बात क्लियर हुआ होगा कि रजिस्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज। रजिस्टिव लोड के लिए सब कुछ कौन होती है, पी ही होती है। पी ही आप लोगों का टोटल एस के बराबर आ जाएगा, यानी हमारी एक्चुअल पावर और ये वाली पावर दोनों सेम हो जाएगी। और गाइज रजिस्टिव लोड के लिए क्यू की वैल्यू क्या होती है 0। ये आप लोगों को अभी तक समझ में आना चाहिए और ये आप लोगों को अभी तक पता होना चाहिए, ठीक है गाइज, क्लियर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो गाइज मुझे बताओ ओवरऑल थ्योरी में ये आपका रफ वर्क है, रफ वर्क मतलब छोटी मोटी चीजें, ठीक है ना। अब गाइज ध्यान से सुनना, अभी तो हमने रजिस्टिव लोड पढ़ा है गाइज, इसी तरह से आप इंडक्टिव लोड भी पढ़ोगे, कैपेसिटिव लोड भी पढ़ोगे। गाइज मैं सारे डेरिवेशन इस तरह से नहीं करूंगा अब, और अब आपको सीधे आंसर लिखूंगा। तो गाइज ध्यान से सुनना, हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट अभी दिलाऊंगा, ध्यान से सुनो पहले। 3 लोड हैं आर, एल और सी, ध्यान से समझते जाना गाइज। तीनों लोड 2 तरह की पावर का नेचर डिसाइड करती है, पी और क्यू का। आज पी और क्यू का नेचर डिसाइड करेंगे, तो ध्यान से सुनना गाइस। रजिस्टर को के लिए अभी अभी पढ़ा, रजिस्टर को क्यू से कोई मतलब नहीं है। रजिस्टर के लिए क्यू कितनी आ रही थी गाइस 0, देखो रजिस्टर के लिए क्यू की वैल्यू कितनी थी गाइस 0, शून्य। क्या है, शून्य। यहां आते गाइस, रजिस्टर ने जैसे ही क्यू को कहा नहीं चाहिए 0 कर दो, एल और सी नाराज हो गए, बोले तूने हमारी क्यू 0 करी है, हम तेरी पी 0 कर देते हैं। तो बताओ इंडक्टर और कैपेसिटर को किससे मतलब नहीं है, पी से। ये दोनों दुश्मन हैं लेकिन रहते हमेशा साथ में। अभी समझाया था एल और सी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन। ये देखो एल का इंपीडेंस जे ओमेगा एल, कैपेसिटर का बोला मैं तू ऊपर मैं नीचे जा रहा हूं, दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं लेकिन रहते साथ में। रजिस्टर ने किसको नकारा था, क्यू को। इंडक्टर और कैपेसिटर ने किसको नकार दिया, पी को, निकल नहीं चाहिए। तो बताओ इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए पी कितनी होती है गाइस 0, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्यू 0 हो गई, बताओ एस बराबर क्या फॉर्मूला था गाइस, पी प्लस जे क्यू। बताओ रजिस्टर के लिए कौन सी पावर 0 हो गई, क्यू, तो क्यू हट गई। बताओ पी किसके बराबर है, एस के, तो पी आ गया एस।
P बराबर कितना आ गया है? अच्छा, P प्लस जे की वापस फॉर्मूला लाओ। बताओ इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए कौन जीरो होगा? ये P, हटाओ इसको सब, ये P हटा दी। तो बताओ अब Q बराबर कितना आ गया है? सर वो जे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट शो कर रहा था, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड में तो Q बराबर क्या आ जाएगा? S। तो जिनकी P जीरो हो जाती है उनकी Q S के बराबर हो जाएगी। मतलब S का कोई मान धर्म नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि इनमें से कोई एक जीरो हो गई तो दूसरी जो बची वो S के बराबर ही हो जाएगी। बस इस एक बात का ध्यान रखना है गाइस। इसकी Q प्लस में आती है, मैंने कहा दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, और कैपेसिटर की Q माइनस में आती है। सर व्हाट इज द मीन ऑफ प्लस एंड माइनस? तो ध्यान से सुनना, प्लस और माइनस का क्या खेल है गाइस। बताओ ये हमारा लोड है, बताओ ये लोड करंट या पावर ले रहा है कि दे रहा है? आई थिंक ले रहा है अपने पास। आ जाओ, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है गाइस? एब्जॉर्ब। हमारे घर के जितने भी लोड हैं, यानी कि ये आपका कुर्सी, ये क्या नाम से, फैन है, ट्यूबलाइट है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सब एनटीपीसी वाले को पावर देते हैं कि एनटीपीसी वाले से पावर लेते हैं? तो हमेशा पावर एब्जॉर्ब करता है, लोड हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो गाइज ये प्लस साइन यही शो कर रहा है कि यहां पर हमारा इंडक्टर, एल का मतलब कौन है गाइज? इंडक्टर। प्लस का मतलब क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। किसे एब्जॉर्ब कर रहा है? क्यू को। क्यू का मतलब रिएक्टिव पावर, थोड़ी देर पहले नाम पढ़ा था। तो बताओ इसको मैं पूरा लिखवाऊं या ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है? बताओ मैंने क्या लिखा? इंडक्टर एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर। ये पूरी लाइन लिखूं या इससे समझ में आता है? आप लोग नाम एक बार याद हो गए तो मेरे ख्याल से साफ साफ इसको पढ़ोगे ऐसे ही, इंडक्टर एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर। ठीक है, और यहां माइनस वर्ड क्या शो कर रहा है? तो गाइज माइनस क्या करता है? पावर की दिशा को अपोजिट कर देगा। बताओ जो पावर आ रही थी वो आएगी नहीं, अब पावर जाने लगेगी, माइनस का मतलब। तो बताओ कैपेसिटर कभी भी रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेता नहीं है, देता है। लेता नहीं है, देता है। तो गाइज बताओ देने को क्या कहते हैं? डिलीवर। मैंने कहा ना दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। वो बोला मैं क्यू एब्जॉर्ब करूंगा, बोला कर ले, मैंने क्यू डिलीवर कर देनी है। तो गाइज बताओ इनमें से रिएक्टिव पावर का सोर्स कौन है? सोर्स कौन होता है? जो देता है कि जो लेता है? जो देता है, सोर्स। तो रिएक्टिव पावर का सोर्स होता है गाइस कैपेसिटर। कौन होता है गाइस? कैपेसिटर। रिमेंबर दिस थिंग। बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में इसके पास अवेलेबल रहती है, हमेशा डिलीवर करता रहता है। बोलो तेरे को चाहिए, तेरे को चाहिए, तेरे को चाहिए, तेरे को चाहिए, मैं दूं, मेरे पास है। आई एम द सोर्स ऑफ, आई एम द सेलर ऑफ क्यू। मेरे पास खूब सारी क्यू है। क्या है? खूब सारी क्यू है। कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर करता है 12 में। बेटा वो भी आएगा। इसे गहरी सांस लो, और मैं नहीं कहूं तब तक छोड़ना मत, कंट्रोल, ये क्लास खत्म हो जाएगी फिर छोड़ना है ना। हाँ, गहरी सांस लो, आएगा, सब आएगा, एक एक करके सब आएंगे बेटा, है ना। हाँ, अभी एनर्जी की बात नहीं चल रही, पावर की बात चल रही बेटा, है ना। हाँ, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे भाई ये फैजल। समय लगेगा। अभी फैजल क्या कर रहा तुमको याद है? फूक रहा है। अभी उसको समय नहीं आया यार, अभी आएगा वो, आएगा आएगा। देखो, तो इंडक्टर प्लस का मतलब क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। और कैपेसिटर माइनस का मतलब क्या करता है गाइस? रिएक्टिव पावर को डिलीवर। यहाँ अभी सरदार सिंह जिंदा है भाई, वो मरेगा तभी तो आएगा ना फैजल। रुको, अभी सरदार सिंह चल रहा है, अभी देखो इधर। तो प्लस का मतलब एब्जॉर्ब और माइनस का मतलब डिलीवर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना गाइस, ये जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर, रजिस्टर तो कहता था कि वोल्टेज और करंट हमेशा क्या रहेंगी? साथ रहेंगी। वोल्टेज यहां, तो बताओ अभी थोड़ी देर पहले मैंने फेजर बनाया, बताओ आई कहां बनती थी गाइज? आई यहां। बताओ वी और आई गाइज हमेशा साथ रहती थी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना था? 0। तो पावर फैक्टर कितना था? यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी। तो गाइज बताओ जब रजिस्टर Q को 0 कर दे तो पावर फैक्टर क्या होता है? तो ध्यान रखना, रजिस्टर के लिए, रजिस्टर के लिए, रजिस्टर के लिए, रजिस्टर के लिए, रजिस्टर, रजिस्टर, रजिस्टर के लिए पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी।
क्योंकि V और I कौन से फेज में होते हैं? सेम फेज में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। और पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos थीटा। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यूनिटी पावर फैक्टर भी डेराइव किया हमने पिछले पेज पे। अब इनके बारे में बात करेंगे। इनका मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में। अभी तक जितना पढ़ा है ना उसका सबका कंक्लूजन है ये टेबल याद है ना, सब याद है, पूरी पावर सिस्टम इसी से क्लियर है। शुरू करूं? ये जब तक दोनों साथ है ना बहुत खुश है, बहुत। लेकिन बताओ क्या पूरी जिंदगी साथ में गुजर सकती है? नहीं। अमरीश पुरी तो आएगा ना भाई, अमरीश पुरी तो आएगा, हीरो और हीरोइन को अलग तो करेगा यार। तो ये दोनों, एक अमरीश पुरी एक शक्ति कपूर है, एल और सी दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। हाउ? तो गाइज ये हमारा V, इंडक्टर आया, हमने कहा जी करंट को साथ में रखेंगे। इंडक्टर नहीं, ऐसे कैसे रखोगे मेरे होते हुए? मैं नहीं रहने दूंगा। और ये करंट को V से क्या करके लेके गया? दूर। ये दूरियां, अब ये दूरी जितनी बढ़ेगी पावर फैक्टर की उतनी बैंड बजेगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर का फॉर्मूला तो बेटा बच्चा बच्चा जानता था ना, पिछले पेज पे लिखा है cos थीटा। शायद आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये पता होगा कि थीटा एंगल जितना बढ़ेगा cos का वैल्यू उतना घटेगा, ये तो पता होगा शायद। cos में एंगल जितना बढ़ता है cos का वैल्यू उतना घटता है, तो पावर फैक्टर उतना पुअर होता चला जाएगा, बैंड बच जाएगी उसकी। पावर फैक्टर की क्या हो जाएगी? बैंड बच जाएगी। क्या हो बेटा? माइक को कॉलर में लगा लें, ऐसे तोड़ना होता है बेटा। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ये लोग, तुम्हारे लिए गेन बढ़ा देते हैं। अभी बताओ, आवाज बढ़ी? बड़ी 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 बड़ी। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, तुम आवाज बढ़ाओगे तो क्वालिटी नहीं आएगी। जहां भी कभी सरकारी और प्राइवेट में याद है क्या झोल है? सरकारी देती कम है लेकिन स्टेबल है, प्राइवेट देती बहुत है लेकिन स्टेबल नहीं है। अब तुमने गेंद तो बढ़वा लिया मुझसे, तुमने प्राइवेट नौकरी पकड़ ली, सब पैसा बहुत है इसमें, जल्दी करो। लेकिन अब क्या होगा? अब नॉइस आई, ठीक है? और आए तो बता देना ये क्या हो गया भाई। सर कहां से रिकॉर्ड हो रहा है ये, रांची या पटना? अच्छा बता दें तो पवन मिलने आओगे? बेटा कोरोना है, ठीक है, कहीं से भी रिकॉर्ड हो क्या फर्क पड़ता है बेटा, तुम घर पर रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है? और सबसे मेन बात भाई, मिलने मत आ जाना, मेरे को भी शादी भी नहीं हुई यार अभी तक, तो समझ रहे हो ना तुम, बिना शादी के कौन मरना चाहता है? तो इधर हो तुम। तो एंगल जितना बढ़ेगा कॉस का वैल्यू उतना घटेगा, कॉस का वैल्यू उतना घटेगा, यानी पावर फैक्टर उतना घटेगा। तो गाइस ध्यान रखना, ये इंडक्टर और कैपेसिटर यही काम करते हैं, वोल्टेज और करंट को साथ में रहने नहीं देते, इनके बीच का एंगल बढ़ाएंगे, यानी इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे, और दूरी जितनी बढ़ेगी बेटा पावर फैक्टर की बैंड बजेगी। तो भाई साहब पावर फैक्टर की बैंड बजाने के पीछे पड़े। तो भाई साहब इंडक्टर जो है वो पहले मुझे बताओ करंट को वोल्टेज के साथ रहने देगा, नहीं रहने देगा? नहीं रहने देगा। सब वोल्टेज भी तो नीचे आ सकता था, वोल्टेज अपनी जगह से कभी नहीं हिलेगा। मैंने कहा पूरे पावर सिस्टम में या पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वोल्टेज को आप अपनी जगह से नहीं हिला सकते, क्योंकि वोल्टेज रेफरेंस है, उसका एंगल फिक्स है 0 डिग्री। करंट ही ऊपर नीचे जाएगी। अब बताओ करंट ऊपर आई है कि नीचे? नीचे। गाइज आप लोगों को मैथमेटिक्स में क्वाड्रेंट्स पता है? क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ +90, और शायद पता होता है यहाँ -90। नीचे से गिनोगे तो माइनस, ऊपर से गिनोगे तो प्लस, पता होगा। और यहाँ 180 डिग्री होता है, ऊपर से आओगे तो +180, नीचे से आओगे तो -180। अब गाइस बताओ ये एंगल जो है आई का, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट वाले में कि फोर्थ वाले में? मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? नीचे वाले यानी 0 डिग्री के इधर जा रहा है, यानी फोर्थ वाले में क्या है? यानी माइनस में कि प्लस में? तो आप देख सकते हो माइनस में है। तो गाइस माइनस को लैग कहते हैं। 2 वर्ड है गाइस, एक लैग और एक होता है लीड। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है,
इंडिया ने टेस्ट मैच चल रहा है, फर्स्ट इनिंग में 200 रन 200 ज्यादा 100 रन की बढ़त ले रखी है। तो बढ़त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीड कर रखी है। बताओ 100 रन प्लस में है इंडिया के कि माइनस में? प्लस में। तो बेटा बताओ प्लस में जब भी रन होते हैं तो उसको लीड कहते हैं। इंडिया लीड्स पाकिस्तान बाई 51 रन या 100 रन या व्हाटएवर। तो बताओ प्लस वाले को क्या कहते हैं बेटा? लीड। और माइनस वाले को क्या कहते हैं बेटा? जो पीछे चल रहा हो वो लैग। तो गाइज मुझे बताओ यहां करंट क्या कर रही है? लैग कर रही है। किससे? वोल्टेज से। गाइज बताओ यहां पर करंट क्या कर रही है? सर आई लैग्स वी बाई एंगल थीटा। तो गाइज बताओ यहां करंट क्या कर रही है? लैग कर रही है। इस वजह से ध्यान से याद रखना गाइज, इंडक्टर के लिए जैसे रजिस्टर के लिए यूनिटी पावर फैक्टर होता है, इंडक्टर के लिए गाइज होता है लैगिंग पावर फैक्टर। कौन सा वाला? लैगिंग वाला। कौन सा वाला? लैगिंग वाला, लैगिंग पावर फैक्टर। अच्छा, लैगिंग पावर फैक्टर, हाँ जी लैगिंग। और कैपेसिटर उल्टा काम करता है। मैंने कहा ना इंडक्टर का हमेशा उल्टा। बताओ कैपेसिटर ने क्या करा? मान लो ये वोल्टेज है, हमने कहा जी वो इंडक्टर जो है वो करंट को नीचे लेके जा रहा है सर। कैपेसिटर आया, बोले ऐसे कैसे लेके जा रहा है? उसको बोल मैं ऊपर लेके जाऊंगा। तो बताओ कैपेसिटर कहां लेके जाएगा? ऊपर। यानी इसका एंगल प्लस में है कि माइनस में? तो बताओ ऊपर का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया गाइस, अभी वो क्वाड्रेंट बनाए थे। नीचे का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ऊपर का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? प्लस। और प्लस को क्या कहते हैं गाइस? लीड। प्लस को क्या कहते हैं? लीड। प्लस को क्या कहते हैं? लीड। तो गाइस बताओ यहां आई क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। लीड्स वी बाय एंगल थीटा। तो गाइस बताओ यहां करंट क्या कर रही है? लीड कर रही है सर, लीड कर रही है। तो गाइस ये तो कर रहा है लैग, और गाइस ये कर रही है लीड। गाइस इसी वजह से कैपेसिटर का पावर फैक्टर जो होता है वो लैगिंग नहीं गाइस, कौन सा होता है? लीडिंग पावर फैक्टर। कौन सा वाला? लीडिंग वाला। कौन सा वाला? लीडिंग वाला। तो गाइस ये वाला डायग्राम था इंडक्टर का, ये है पूरा कैपेसिटर का लीडिंग वाला। गाइस ये है सारी गुत्थी। अब गाइस इस गुत्थी में ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। एवरीथिंग इज स्टार हियर ऑन दिस बोर्ड, एवरीथिंग इज अ स्टार पॉइंट। अब जल्दी जल्दी से बताओ, छोटी छोटी चीज पूछ रहा हूं, मतलब खुद से बोलते रहना, मैं तो यहां आपका कैसे सुनूंगा जवाब। रजिस्टर सिर्फ किसके साथ डील करता है? पी के साथ। और इंडक्टर और कैपेसिटर सिर्फ क्यू के साथ। पी से कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है? ठीक है। इंडक्टर क्यू के साथ डील कैसे करता है? पी के साथ तो करते ही नहीं है दोनों। इंडक्टर क्यू के साथ कैसे डील करता है? सर इंडक्टर क्यू को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लस का मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। और कैपेसिटर? सर कैपेसिटर क्यू यानी रिएक्टिव पावर को, माइनस का मतलब डिलीवर करता है सर, डिलीवर। अच्छा ये बात है, हाँ जी ये बात है, ठीक है। रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट कौन से फेज में होते हैं? सेम फेज में। इसलिए पावर फैक्टर कितना था? यूनिटी। इंडक्टर के केस में करंट क्या करती है? लैग करती है। इसीलिए कौन सा पावर फैक्टर? लैगिंग पावर फैक्टर। कैपेसिटर के केस में करंट क्या करती है? सर लीड करती है, लीड, ऊपर। इसलिए कौन सा पावर फैक्टर था? लीडिंग पावर फैक्टर। खत्म। तीनों लोड ने जितने भी लोड्स हैं, इन तीनों लोड ने अपना अपना स्टेटमेंट दे दिया, भाई हम पी और क्यू के साथ कैसे डील करेंगे। तो बताओ पी और क्यू का ही खेल है, एस का तो कोई खेल ही नहीं है। एस तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां से ये क्लियर होगा, दो तरह की पावर होती है अकॉर्डिंग टू द लोड। कि कौन सा लोड कौन सी पावर मांगेगा? ये आर वाला से पी मांगेगा, एल और सी वाले क्यू के साथ डील करेंगे, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना गाइस, हमने बोला भाई पावर, चलो तुमने एस हटा दिया, मेन पावर पी और क्यू है। दो भी क्यों है भाई? एक ही होती ना। तुमने बोला हमने तो पी को बुलाया था, ये क्यू तो साथ में आ गया सही, हमने नहीं बुलाया था उसको। तो हमने रिएक्टिव पावर से पूछा तू कौन है भाई? कौन है तू? तो बताओ हमने किससे इसका नाम पता पूछा? रिएक्टिव पावर से। हमने बोला ओ हेलो दीदी कौन हो तुम, क्या लेने आई हो? पी से काम चल रहा था हमारा। रिएक्टिव पावर क्यू। तो रिएक्टिव पावर ने क्या कहा गाइस? क्यू ने कहा आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम ओनली द इमेजिनेशन, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ इमेजिनेशन, काल्पनिक हूं। तो फिर दीदी आई क्यों हो? तो बताया मेरा खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं तो सिर्फ पावर फैक्टर रिप्रेजेंट करने आती हूं पावर सिस्टम वालों, पढ़ने वालों के लिए। क्या रिप्रेजेंट करने आती हूं? पावर सिस्टम।
पावर फैक्टर, सॉरी। तो गाइस बताओ Q के बारे में आप क्या जानते हो? तो Q के बारे में आप कहोगे इट इज द रिप्रेजेंटेशन। तो क्या कहेंगे गाइस? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर फैक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ किसका रिप्रेजेंटेशन करती है? पावर फैक्टर का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर फैक्टर। सर कैसे? देखो ऐसे, क्यू ने कहा देखो यार तुम क्या है कि जब भी एस वाला फॉर्मूला लगाते हो एस बराबर वी आई कॉन्जुगेट। देखो क्यू ने क्या कहा, क्यू ने कहा यार जब भी तुम एस बराबर वी आई कॉन्जुगेट फॉर्मूला लगाते हो तो उसका जब कॉस लेते हो तो पी निकल ही जाता है, तो साइन थीटा भी ले लो तो मेरी वैल्यू भी निकल जाएगी। तुमने बोला तेरी वैल्यू निकालने से क्या फायदा हमको? तो बोला जब पी निकाल रहे हो तो क्यू निकालना इज नॉट द टू मच कॉम्प्लिकेटेड केस, वो अपने आप साथ में निकल जाएगा। तो फिर बात क्या है? बात यह है कि एक्चुअल में तुम मेरी वैल्यू निकालोगे तो तुमको मेरी कितनी वैल्यू मिल सकती है? तो हमने कहा 3, तेरी वैल्यू 3 पॉसिबल है भाई, या तो तू 0 होगी, या तेरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, या तेरी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसने कहा भाई मेरी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? हमने कहा 3 वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 होगी या पॉजिटिव या नेगेटिव, और कोई चौथा केस बनता नहीं है, तो 3 ही वैल्यू पॉसिबल है। तो क्यों ने कहा यही तो मैं कहना चाह रही हूं कि तुम मेरी वैल्यू निकालो। अगर मेरी वैल्यू 0 आती है, बताओ जब Q की वैल्यू 0 आती है तो पावर फैक्टर कितना हो जाता है? यूनिटी। तो इसने कहा तुम यूनिटी पावर फैक्टर ले लेना। हमने कहा ओ, तो Q बता रही है कि सिस्टम में पावर फैक्टर क्या होगा। हाँ, Q ने कहा मेरी वैल्यू निकालना। अगर तुमको मेरी वैल्यू क्या मिले? 0 नहीं, पॉजिटिव। Q की वैल्यू क्या मिले? पॉजिटिव। तो बोला देखो Q की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब कौन सा पावर फैक्टर? लैगिंग। Q की वैल्यू इंडक्टर के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब कौन सा पावर फैक्टर? लैगिंग। तो बोला मैं लैगिंग पावर फैक्टर शो करती हूं। बोला अगर मेरी वैल्यू तुम निकालो नेगेटिव आ जाए तो Q की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो बोलता है लीडिंग पावर फैक्टर शो कर रही हूं। तो बताओ हमने जब P और Q में से P तो हमारी एक्चुअल पावर थी, हमने Q से पूछा ओ मैडम हेलो कहां से आई हो, कौन हो तुम? तो Q ने क्या कहा कि भाई साहब मैं सिर्फ किसका रिप्रेजेंटेशन करने आई हूं? पावर फैक्टर का। हमने बोला तुम कैसे पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हो? तो इसने अपने तीनों केस बता दिए कि देखो मेरी वैल्यू निकालो, 0 आएगी तो पावर फैक्टर यूनिटी, मेरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो लैगिंग पावर फैक्टर, और मेरी वैल्यू 0 आती है तो सॉरी नेगेटिव आती है तो लीडिंग पावर। हमने कहा ओ तो अच्छा इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तो किसको समझाने के लिए आई थी? पावर फैक्टर। तो हमने पावर, तो बताओ रिएक्टिव पावर ने सारी बात किस पे डाल दी? मैं तो जी मेरा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मैं तो किसको रिप्रेजेंट करने आई थी? पावर फैक्टर को। तो हमने पावर फैक्टर को पकड़ लिया। ओ भाई सुन इधर आ, तू क्यों आया है? तेरा क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? तो बताओ हम लोग अभी तक तो रिएक्टिव पावर से बात कर रहे थे, फिर पता चला रिएक्टिव पावर ने तो सारा का सारा किस पे डाल दिया कि भाई साहब मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करने आई थी। हमने पावर फैक्टर को पकड़ा। सुन इधर आ, तू कौन है भाई? तो बताओ लगे हाथ हम लोगों ने किसे समझा? पावर फैक्टर को। हमने बोला हाँ भाई कौन हो तुम? पावर फैक्टर ने बोला अजी मैं तो पावर का फैक्टर का मतलब हिस्सा हूं। हमने कहा कौन सी पावर का? तो इसने बोला मैं टोटल पावर एस में से आपकी जो यूजफुल पावर है, एक्चुअल पावर है पी, उसका पार्टीशन हूं। हमने बोला अच्छा तू है। तो बताओ पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द अमाउंट ऑफ यूजफुल पावर। यूजफुल पावर का मतलब गाइस किससे है? पी से है। इट इज द अमाउंट ऑफ यूजफुल पावर P विद रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या है गाइस? विद रेस्पेक्ट टू टोटल एपरेंट पावर या टोटल एपरेंट पावर। गाइस बताओ एपरेंट पावर किससे शो होती है? S से। एपरेंट पावर S। तो किसके रेस्पेक्ट में यहां यूजफुल पावर का अमाउंट बताया जा रहा है? टोटल पावर एपरेंट पावर S में से यूजफुल पावर P का अमाउंट। बताओ फैक्टर का मतलब हिस्सा ही होता है, तो टोटल पावर में से P का कितना हिस्सा है? गाइस हमने P को ओपन किया तो P जो था वो S का कौन सा पार्ट है? P जो है गाइस वो S का रियल पार्ट है। रियल पार्ट के लिए कॉस थीटा आता है। S से S कटा भी थोड़ी देर पहले बताया ना। तो गाइस बताओ फाइनली फॉर्मूला कितना बन गया? तो गाइस फाइनली फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा।
वहां पर भी बताया था, यहां पर वापस बता दिया क्योंकि ये बात चली रही है तो सीक्वेंस में। तो गाइस बताओ हमारे पास यहां अभी तक कंक्लूजन ही आया सर दो तरह की पावर होती है। हमने कहा दो तरह की क्यों होती है? हमने क्यू से पूछा भाई तू कौन है, तो क्यू ने सारी बात किस पर डाल दी? पावर फैक्टर पर। हमने पावर फैक्टर से पूछा तू कौन है, तो इसने बोला मैं एक्चुअल पावर में से, सॉरी टोटल पावर में से एक्चुअल पावर का अमाउंट कितना है मैं वो शो करने है। हमने कहा तू तो बहुत सही बात लेकर आया यार, हमको यही तो पता लगाना है कि हमारी टोटल पावर में से एक्चुअल पावर कितनी है, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या है इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन बनी क्यों है? ये इमेजिनेशन तब बनानी पड़ती है जब या तो अमरीश पुरी आता है या शक्ति कपूर आता है और दोनों के दोनों एक करंट को नीचे लेके भागता है और एक ऊपर लेकर भागता है। अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। यानी हम लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वी और आई को दोनों दोबारा वापस सेम फेज में लाया जाए। क्योंकि गाइज आप क्या चाहते हो कि टोटल पावर एस में से हमारी जो यूजफुल पावर पी है उसका अमाउंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कि कम से कम? तो हम तो हमेशा चाहते हैं सर टोटल पावर में से यूजफुल पावर का अमाउंट तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। गाइज पी का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा होने के लिए पावर फैक्टर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? और पावर फैक्टर गाइज फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा। गाइज बताओ कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। यानी पावर फैक्टर की अधिकतम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 1। और बताओ 1 कौन देता है? यूनिटी पावर फैक्टर कौन देता है? सर रजिस्टर देता है। और वो कब देता है? जब वी और आई दोनों साथ में रहते हैं, हीरो हीरोइन मिल गए हैं। तो बताओ हमारा हमेशा पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का मोटो रहता है पूरे पावर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर जितना अच्छा होगा यूजफुल पावर उतनी ही ज्यादा अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल रहेगी। और यूजफुल पावर का अमाउंट बढ़ाने के लिए आपको वी और आई को हमेशा कहां रखना होगा? साथ में। तभी पावर फैक्टर की यूनिटी वैल्यू मिलेगी, यानी 1 मैक्सिमम। अच्छा एक बात बताओ गाइस, अगर मैं इसी फॉर्मूला को इंपीडेंस की फॉर्म में लिखना चाहूं, पावर फैक्टर के फॉर्मूला को, तो गाइस बताओ एस जो है वो टोटल अपरेंट पावर है, तो नीचे गाइस टोटल इंपीडेंस जेड आ जाएगा। टोटल इंपीडेंस किसको कहते हैं गाइस? जेड को। अब गाइस पी जो है वो किसके साथ डील करती है? तो एस की जगह तो टोटल पावर की जगह मैंने टोटल इंपीडेंस लिख दिया। अब गाइस पी किसके साथ डील करती है? गाइस बताओ पी का वैल्यू एल और सी के लिए तो जीरो होता है, यानी पी सिर्फ किसके साथ डील करती है? आर के साथ। पी देखो सिर्फ किसके साथ? आर के साथ। इसलिए पी का पूरा पूरा रिलेशन गाइस आर के साथ है, इसलिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला आर बाई जेड भी होता है। तो बताओ पावर फैक्टर के आज आपने कितने फॉर्मूला पढ़े? 3। मेन फॉर्मूला पी बाई एस। पी बाई एस का मतलब एक्टिव पावर बटा अपरेंट पावर। दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा, जिसमें थीटा किसके बीच का एंगल है? वी और आई के बीच का एंगल। और लास्ट फॉर्मूला गाइस पावर फैक्टर का एक और आपने क्या पढ़ा? इंपीडेंस की फॉर्म में, दैट इज आर बाई जेड। कितना? आर बाई जेड। तो बताओ पावर फैक्टर अच्छा से ज्यादा होनी चाहिए कि कम से कम होना चाहिए? तो गाइस ध्यान से याद रखना पावर फैक्टर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सर कैसे लाएंगे? अब एक आखिरी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना गाइज। ये जितने भी आपके घरों में लगे हुए ना ट्यूबलाइट, कूलर, फ्रिज, एसी, ये सब इंडक्टिव लोड है। पूरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच इंडक्टर से चल रहा है, क्योंकि गाइज इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे चलता है। मैग्नेटिक प्रिंसिपल बताओ, मैग्नेट दूर से खींच लेती है, मैग्नेटिक प्रिंसिपल। और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल, वो अलग होता है, उस पर कैपेसिटर काम करता है। तो वो कैसे काम करता है उसके लिए हम लोग बात करेंगे कल, ठीक है? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फर्स्ट स्लाइड से दे रहा हूं वापस से, ठीक है? इसका लिया 1 2 3 डन। इसका स्क्रीनशॉट लो 1 2 3 डन 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 डन। इसका स्क्रीनशॉट लो 1 2 3 डन 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 डन। इसका स्क्रीनशॉट लो। ये क्यों वर्ड कैसे आ गया बेटा? ये वर्ड तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी नहीं पूछता बेटा ऐसे। बेटा वो लंबा एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, उसके लिए इंडक्टर और कैपेसिटर के डेरिवेशन करने पड़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो 1 2 3 क्लियर? तो गाइस ये आज आपका 4 पेज का थ्योरी है। आज आप लोगों ने पावर और पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर सब पढ़ा है आज आप लोगों ने, ठीक है ना? पावर फैक्टर पढ़ लिया। अब ट्रांसमिशन लाइन पे कल हम लोग अटैक करेंगे, ठीक है? फर्स्ट स्लाइड का दे दें जी अंजनी जी, ये लीजिए बेटा। ठीक है बेटा? ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं कल। ओके गाइस।